हेलो गाइज। तो आज हम पढ़ रहे हैं अपवाह। इसका एक टर्म है ड्रेनेज सिस्टम। अपवाह क्या होता है? अपवाह मतलब एक नदी और इसके साथ में कई छोटी छोटी नदियां आकर के जुड़ती हैं, तो ये पूरा तंत्र बनता है और इसे ही कहते हैं अपवाह, राइट। और जिस नदी के साथ जुड़ा होता है उस नदी के नाम पर पड़ता है तंत्र, यानी गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो इंडिया में हमने अभी तक ज्योग्राफी में पढ़ा कि हमारा भारत विविधताओं का देश है। हमारा भारत बहुत बहुत से तरीकों से विशेष है। तो बहुत सारी विशेषताओं में एक विशेषता उसकी ये भी है कि भारत नदियों का देश कहा जाता है। यहाँ तमाम तरीके की छोटी और बड़ी नदियां हैं। इतनी नदियां हैं कि हर नदी के बारे में आपका पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है। लेकिन आपको उसके पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। आपको पढ़ना केवल उतना है जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं किसी विशेष नदी पे तो आप उसकी सारी ट्रिब्यूटरी को ढूंढिए, उसकी सारी सहायक नदियों को ढूंढिए, उसका उद्गम स्थल क्या है और वो कहाँ जा गिरती है, ये सारी चीजें आपको जाननी पड़ेंगी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप केवल और केवल यहीं से पढ़िए, मतलब अपने इस बुक से पढ़िए, एनसीईआरटी से, और उतना ही पढ़िए जितना इसमें दिया हुआ है। अभी मैं आपको पढ़ते वक्त दिखाऊंगा कि यूपीएससी तक में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है और केवल एक लाइन, एक नदी की ट्रिब्यूटरी जो आप कहीं भी पढ़ेंगे आपको नहीं मिलेगी, केवल वो एनसीईआरटी में है। तो जिन्होंने इस बुक को पढ़ा होगा उन्होंने वो क्वेश्चन सही किया होगा। ठीक है। तो अपवाह को पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको कुछ बातें जाननी पड़ेंगी, यानी नदियों को पढ़ने से पहले। जो समझने वाली बात है, आप यहां पे देख रहे हैं ये सिंधु नदी है। इनके बारे में डिटेल बात करेंगे। आपको यहां पर समझना है एक टर्म होता है, उसको बोलते हैं जल विभाजक, राइट। तो जल विभाजक क्या होता है? आप यहां पर देख रहे हैं ये सिंधु नदी तंत्र है, यहां एक क्षेत्र है और यहां से कुछ नदी निकल करके ऊपर चली गई है और कुछ नदी निकल के नीचे चली गई है। तो जो ऊपर जा रही है वो सिंधु है और सिंधु की बाकी नदी तंत्र, सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं जो जा करके पाकिस्तान में मिलती हैं, और सिंधु की कुछ सहायक नदियां जो इंडिया में मिलती हैं, वो भी हम अभी समझेंगे। पहले हम बात समझेंगे जल विभाजक के बारे में। तो ये क्षेत्र यहां पर आप देख रहे हैं, यहां से कुछ नदी आपकी पश्चिम जा रही है और यहीं से कुछ नदी आपकी पूरब जा रही है। ऐसा क्यों है भाई? ऐसा इसलिए है कि ये क्षेत्र जल विभाजक का काम करता है। ठीक है। इसके अलावा भारत में और जल विभाजक कहां कहां है आपका? आप ये देख रहे हैं चंबल, बेतवा, सोन, ये यहीं से निकल करके पूरब जा रही है, गंगा खाड़ी मिल रही है, उत्तर पूरब की तरफ जा रही है और गंगा की खाड़ी मिल रही है। यहीं से एक नदी निकल रही है नर्मदा। नर्मदा देखिए कितना छोटा सा फर्क है, और एक सोन नदी जो जाके गंगा मिल रही है, एक नर्मदा जो सीधे इसके अपोजिट में जा रही है। तापी यहां से सीधे इसके अपोजिट में जा रही है और यहां से एक नदी निकल के आ रही है, महानदी, जो बंगाली खाड़ी में जा रही है। फिर ये क्षेत्र मैंने आपको बताया था पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट थोड़ा सा उठा हुआ है, राइट। इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर दूं, ठीक है। अब हम यहां पर देख रहे हैं ये पश्चिमी घाट है, यहां से एक नदी आपको निकलती हुई दिख रही है, यहां से एक नदी आपको निकलती हुई दिख रही है, यहां से दिख रही है, और यहीं पर एक नदी यहां पर है जो यहीं से कुछ नदियां पश्चिम भी जाती हैं, कुछ नदियां पूरब जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये ऐसा है क्योंकि इनके सामने एक अवरोध है, उसी को हम जल विभाजक कह रहे हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि हमने आपको पश्चिमी क्षेत्र बताया था और बताया था कि आपको जो प्रायद्वीपीय ऐसे दिख रहा है, ये हल्का सा ऐसे उठा हुआ है, राइट। तो यहां से जो ऊपर नदी आ रही है वो पश्चिम जा रही है और इधर की जो नदी है वो एक तरफ पूरब की तरफ नदी चली जा रही है और एक तरफ पश्चिम को नदी चली जा रही है। ये ऐसा है। तो ये क्षेत्र आपका क्या करता है? जल विभाजक का काम करता है। इसी तरीके से हमने आपको बताया था प्रायद्वीपीय, जब हम प्रायद्वीप पढ़ रहे थे तो इसको 2 भागों में बांटा था। एक को हमने कहा था प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, यानी एक क्षेत्र जिससे लगा हुआ अरावली श्रेणी तक जाता है और इसी का कुछ क्षेत्र सीमा आपको मिलता है राजस्थान के
रेत में, ठीक है। तो इसी की वजह से यहां पर एक जल विभाजक का काम करते हैं ये, और इसके ऊपर जो नदियां हैं वो जाके यमुना नदी मिल जाती है, इसके नीचे से जो नदी निकलती है वो चली जाती है पश्चिम की तरफ, ठीक है। अब आपका ये हो गया जल विभाजक। जल विभाजक को इतना ही समझना है, इससे ज्यादा समझने वाला उसमें कुछ है नहीं, ठीक है। इसके साथ में कुछ चीजें और हमें समझना है। नदी तंत्र में झील भी बनती हैं, ठीक है, कुछ सागर भी बनते हैं। सागर मतलब समुद्र नहीं, बड़ा झील जिसको हम सागर भी कहते हैं, राइट। अब आप जरा नदी की स्थिति विभिन्न अवस्थाओं को समझ लीजिए कि नदी की अवस्थाएं क्या होती हैं। एक पहली अवस्था है स्रोत। तो भारत में नदियों के स्रोत की दो अवस्थाएं हैं। एक अवस्था है कि नदियों के स्रोत, दो स्रोत हैं। एक स्रोत है आपका हिमानी, हिमानी मतलब बर्फ के चट्टान, और दूसरा स्रोत है वर्षा। तो उत्तर भारत की जो भी नदियां हैं उनका स्रोत है हिमानी, और दक्षिण भारत की ज्यादातर नदियों के स्रोत हैं बारिश, राइट। अब ये स्रोत, तो इस आधार पर ये विभिन्न अवस्थाओं से गुजरती हैं। पहले तो एक नदी का स्रोत होता है जहां से नदी निकलती है, उसके बाद से इसका ऊपरी भाग। अब कई सारी नदियों के बारे में आप जानेंगे कि बिल्कुल छोटी छोटी धाराएं आकर के मिलती हैं और बाद में वो थोड़ी बड़ी होती जाती हैं। जैसे आप हिमाचल प्रदेश में अगर जाएंगे तो कई बार आपको 2-2 बूंद पानी गिरते हुए दिखाई देगा, दूर तक 2-2 बूंद गिर करके एक बड़े क्षेत्र, बड़ी सी नदी बन जाती है, राइट। तो ये उसका ऊपरी भाग होता है। मध्य भाग में ये नदियां थोड़ी और बड़ी हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद से इसकी तीसरी अवस्था होती है, जब ये और बड़ी हो जाती है, इसमें जब पानी ज्यादा हो जाता है तो ये नदी, ये पानी अपना बहाव तय करने लगते हैं, राइट। तो ये विसर्प बनाते हैं, गोल गोल घूमते हैं अपना, एक तो रास्ता बनाते हैं, फिर साथ में जो इनके साथ सिल्ट होता है, आप कहें कि जो गाद होता है वो कई बार अवरोध पैदा करता है। तो उस अवरोध को, उस सिल्ट को एक जगह जमा करके फिर नदी रास्ता पकड़ लेती है। तो इस तरीके से विसर्प बनाती है, राइट। ये विसर्प है। तो विसर्प आप समझ गए। अब एक बात तो हुई कि मान लीजिए नदी सीधी आ रही थी और यहां पर सीधे उसको आना चाहिए था, एक नदी चली और सीधे आना चाहिए था, लेकिन हुआ ये कि यहाँ पे कुछ गाद इकट्ठा हुआ तो ये मुड़ गई, यहां पर कुछ और गाद मुड़ा तो और मुड़ गई, फिर यहां पर गाद इकट्ठा हो गया तो ये और मुड़ गई, यहां पे गाद इकट्ठा हुआ तो ये और मुड़ गई, यहां पे मिला तो ये ऐसे घूम गई। एक समय ऐसा आता है जब गाद इकट्ठा होते होते ये ज्यादा होता गया, ज्यादा होता गया, ज्यादा होता गया, ज्यादा होता गया, तो अब नदी यहां से निकलने लगी और इस क्षेत्र को छोड़ दिया। यहां पर पानी भर गया। जब यहां पर पानी भर गया तो यहां पर एक झील बनता है और उसे कहते हैं गोखुर झील। आपको उसका एग्जाम्पल यहां पर दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद निचले भाग में ये अपने युवावस्था में होती है विसर्प तक। इनकी जो विसर्प तब बनता है जब ये अपनी युवावस्था में होती हैं, पानी ज्यादा होता है, गाद ज्यादा होता है और उन्हें सबको साथ में ये लेकर के चलती हैं। अंतिम अवस्था होता है जब ये जाकर के समुद्र में मिलती हैं, निचला भाग, यहीं पर ये डेल्टा बनाती है। आपके बंगाल की खाड़ी में जो भी नदी गिरती है वो सारी नदियां डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा क्या होता है? मैंने आपको कहा कि ये नदी जा रही है और अपने साथ अब बड़ी मात्रा में गाद लेकर के आ रही है। नदी बूढ़ी हो गई, मैच्योर हो गई, अब इसके पास इतनी ताकत नहीं बची कि वो सारी गाद को आगे लेके चल पाए। तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे अपना गाद छोड़ करके केवल पानी अपना रास्ता बनाने लगता है। तो जब गाद रुकता है, पानी एक रास्ते से निकल जाता है, कुछ पानी दूसरे रास्ते निकल जाता है, यहां भी गाद बन गया तो यहां दूसरे रास्ते निकल गया। इस तरीके से एक ऐसी संरचना बनती है, इसको हम बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। याद रहेगा आपको। तो अब ये हो गया आपका डेल्टा और उनकी सहायक नदी की अवस्थाएं। इसके बाद से है अपवाह प्रतिरूप।
अपवाह प्रतिरूप, एक आप देखिए द्रुमाकृतिक अपवाह। बेसिकली एक अपवाह प्रतिरूप में धाराएं एक निश्चित प्रतिरूप का निर्माण करती हैं, एक पैटर्न बनाती हैं, ठीक है, जो कि उस क्षेत्र की भूमि की ढाल, जलवायु संबंधी अवस्थाओं, अधः स्थल, शैल संरचना पर आधारित होता है। ये धूमाकृत, जालीनुमा, आयताकार और अरीय अपवाह प्रतिरूप हो सकते हैं। अब इसमें यह कहा गया है कि आप ये देख रहे हैं द्रुमाकृत अपवाह, जालीनुमा अपवाह, आयताकार अपवाह और अरीय अपवाह। बेसिकली ये क्यों हो रहा है? ये यहाँ की जलवायु पे डिपेंड करता है, यहाँ की मिट्टी या कहें कि चट्टानों पर डिपेंड करता है, ठीक है, चट्टान। अब समझने वाली बात यह है कि द्रुमाकृत क्या होता है। तो द्रुमाकृत होता है कि एक नदी निकलती है और उससे सहायक नदियां आकर के मिलती हैं, ठीक है, ये सहायक नदियां आकर के मिलती जाती हैं, तो ये द्रुमाकृत अपवाह तंत्र है, ठीक है। इसके बाद एक होता है जालीनुमा। जालीनुमा में एक नदी निकलती है और दो भागों में बढ़ जाती है, उसी के साथ में एक और नदी निकलती है, उसी के साथ में समानांतर एक और नदी निकलती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये एक जाल बना देती हैं, ठीक है। तो इन्हें कहते हैं जालीनुमा अपवाह। दूसरा है आयताकार अपवाह। एक नदी निकलती है और उसकी विभिन्न धाराएं बढ़ जाती हैं। जब उसी नदी की विभिन्न धाराएं बढ़ जाती हैं तो वह आयत, एक तरीके से आयताकार संरचना बना देती हैं, ठीक है। तो आप इसमें आयत बनता हुआ देखेंगे तो इसे कहते हैं आयताकार अपवाह। एक होता है अरीय अपवाह। अरीय अपवाह याद करिए, मैंने आपको एक मानचित्र में दिखाया था, वहां पढ़ने ज्यादा, यहां पे समझना बेटर होगा। ये क्षेत्र है, तो यहां पर कई नदियों का उद्गम स्थल है। एक तरफ आपने देखा कि सोन नदी यहीं से निकल रही है, एक तरफ हमने देखा कि नर्मदा नदी यहीं से निकल रही है, एक तरफ हमने देखा माही नदी यहीं से निकल रही है, कुछ दूरी पर तापी नदी यहीं से निकल रही है। तो एक शिखर है और ऊपर से कई सारी नदियां बह रही हैं, राइट। तो जो बह रही हैं वो चार दिशाओं में जा रही हैं, जितनी नदियां हैं उतनी दिशाओं में जा रही हैं, तो इसी को कहा हम कहते हैं अरीय अपवाह। अब यहां से इसको फिर से देखने की कोशिश करिए। अरीय एक मध्य शिखर होता है और वहां से कई धाराएं नदियों की निकलती हैं चारों तरफ से, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं अरीय अपवाह। अब आप इसे याद रखेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे अपवाह तंत्र की। तो इसको भी आप पहले तो दो भागों में बांट लीजिए। दो भाग कौन कौन से बांटेंगे? एक तो आप उत्तर भारत की नदियों को बांट लीजिए, उत्तर भारतीय नदी तंत्र, और एक आप प्रायद्वीपीय नदी बांट लीजिए, प्रायद्वीप नदी तंत्र, ठीक है। अब उत्तर भारत नदी तंत्र में तीन महत्वपूर्ण नाम है। एक सिंधु नदी तंत्र, दिख रहा है ना इस पर मैं लिख रहा हूं, तो सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, और एक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। जैसे मैं बनाया है उसी क्रम में है ये, पूरब से पश्चिम, ठीक है। तो सबसे पहले आता है सिंधु नदी तंत्र, राइट। अब सिंधु नदी तंत्र जहां से निकल रहा है इसको बोलते हैं मानसरोवर झील। याद रखना ये बातें जो भी मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना। मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है, लद्दाख में भारत में ये प्रवेश करती है, ठीक है। और यहां पर जास्कर, नुब्रा और एक नदी है श्योक, ये आकर के इनसे मिलती हैं यहीं पर। ये छोटी नदियां हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। जास्कर, नुब्रा और श्योक नदी यहां पर आकर के मिलती है, ठीक है। तो फिर से आप इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए, जास्कर, नुब्रा और श्योक। ये नदी आकर के इंडिया में इसकी सहायक नदी है,
लद्दाख में घुसते ही इनसे मिल जाती है। फिर लद्दाख के बाद ये भारत से बाहर निकलती हैं और पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में चली जाती है। ठीक है, इसके तंत्र में 5 सहायक नदियां आती हैं और उनका क्रम भी अक्सर पूछा जाता है। इसका कोड मैंने आपको बताया था, कोड मैं फिर से बता देता हूं। इसको ऐसे याद करना है, झेल, चंद, रावी मतलब रवि को सताते हैं। कैसे याद करना है? झेल यानी झेलम, ठीक है, चंद यानी चिनाब, ठीक है, रावी यानी रवि, रवि नदी, रावी ही नाम है उसका। झेल चंद रावी को सताते हैं से सतलज, और बीच में एक नदी है उसको बोलते हैं ब्यास। ये इनका क्रम है। और ये 5 इन्हीं के हमने कल पढ़ा था ना कि पंजाब का नाम पंज आब, यानी 5 नदियों का आब, 5 नदियों का क्षेत्र पंजाब। तो ये 5 नदियां वही हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये सिंधु की सहायक नदी तंत्र है, लेकिन ये सारी जाकर के मिलती हैं पाकिस्तान में। ठीक है, तो भारत में जो सिंधु नदी तंत्र का सहायक नदियां हैं वो है जास्कर, नुब्रा और श्योक, आपको याद रखना है। दूसरा, ये 5 नदियां ये भारत में इसकी सहायक नदी नहीं है, ये पाकिस्तान में इसकी सहायक नदी है। ये भारत की अपनी स्वतंत्र नदी है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये उसी का हिस्सा है। ठीक है, तो आपका ये हो गया सिंधु नदी तंत्र। इसके बाद ये पठानकोट के निकट, पठान नहीं बोलते हैं, सॉरी, मीठानकोट के निकट निकलती है ये नदी, और इसकी कुल लंबाई तो ज्यादा है, ये लगभग 2900 किलोमीटर के आसपास है। 2900 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। ठीक है, तो भारत में जो नदियां हैं उनमें सबसे ज्यादा इसकी लंबाई है, लेकिन भारत की सबसे लंबी नदी नहीं है ये याद रखना। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? गंगा, गंगा नदी तंत्र। गंगा की लंबाई है 2500 किलोमीटर, लेकिन ये पूरी भारत में ही बहती है, कुछ हिस्सा इसका बांग्लादेश से बहता है। तो 2500 किलोमीटर। भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी हो गई? आपकी गंगा। और भारत से जो नदियां बहती है उनमें सबसे लंबी नदी कौन है? तो वो है सिंधु नदी तंत्र, याद रखना। ठीक है, अब हम बात करेंगे गंगा की। ठीक है, किसी कोई समस्या? भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा नदी, जो भारत में बहती है। सिंधु नदी सबसे भारत में बहने वाली नदियों में सिंधु नदी तंत्र सबसे लंबी है, वो है 2900 किलोमीटर। लेकिन वो भारत की सबसे लंबी नदी नहीं है, केवल भारत से बहती है, राइट। भारत में जितनी नदियां बहती हैं उनमें सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी, 2900 किलोमीटर। लेकिन भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा है। समझ नहीं आ रही है क्या? जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो। महानदी सबसे लंबी नदी कैसे हो जाएगी भारत की? ठीक है, चलिए कंफ्यूज ना होइए, जितना बता रहा हूं उतना ध्यान रखिए, आप लोगों को जो भी दिमाग में है। देखिए, अभी आप 9वीं क्लास पढ़ रहे हैं, इसके पहले आपने 7वीं पढ़ी थी। भारत के बारे में आपने 9वीं पढ़ी, फिर आपको 11वीं पढ़ने को मिलेगी, तब उसमें भी आपको नदियां मिलेंगी, तब फिर नदियों की संख्या बढ़ जाएगी, फिर नदियों के बारे में हम जो जानेंगे वो नॉलेज हमारा बढ़ जाएगा। लेकिन रिसर्च ये कहा है, रिसर्च में ये कहा गया है कि जो 9 क्लास का बच्चा है या जो पहली बार 9वीं क्लास की बुक पढ़ रहा है वो भी अपने आप को बच्चा ही माने, ठीक है ना, चाहे उसको कितना भी नॉलेज हो। तो 9वीं क्लास में जितनी बातें लिखी गई हैं उतनी ही आप याद रख पाएंगे, ठीक है ना। होता क्या है कि हम बड़ी बड़ी किताबें, माजिद हुसैन, महज बर्नवाल और बड़े बड़े लेखक हैं जिनकी किताबें उठा लेते हैं, पढ़ लेते हैं। बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन उन्हें याद कितना रहता है। यूपीएससी में जाते हैं, पूरी किताब घोट के जाते हैं, फिर भी वहां पे थोड़े से माइनर से मिस्टेक हो जाता है, वो मिस्टेक आपको कंफ्यूजन में होता है। इसलिए आप अगर 9वीं क्लास की बुक को पढ़ रहे हैं तो अपने दिमाग को 9वीं के बच्चे के स्तर तक ले जाएं, तभी आपकी बुक कंप्लीट मानी जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, तो अभी हमने बात कर ली
सिंधु नदी तंत्र की। दूसरी नदी तंत्र है आपकी गंगा। तो गंगा तो पहली बात दो नदी से मिलकर बनती है, एक भागीरथी और एक अलकनंदा। दो नदी है, एक को बोलते हैं भागीरथी और एक है अलकनंदा। अलकनंदा। अब भागीरथी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। कहां से? यमुनोत्री हिमनद, यहां से निकलती है और ये देवप्रयाग में आकर के मिलती है। यहीं पे इसको गंगा कहा जाता है। आप जहां भी प्रयाग सुनेंगे, जैसे प्रयागराज, जैसे देवप्रयाग, इसके अलावा और भी जब उत्तराखंड के बारे में पढ़ेंगे तो प्रयाग आपको सुनने को मिलेगा। तो जब नदियों का संगम होता है तो उसे हम बोलते हैं प्रयाग। ठीक है, दो नदियों का संगम है इसलिए हमने क्या बोला? देवप्रयाग। कौन कौन सी नदी? भागीरथी और अलकनंदा, इन दो नदियों ने मिलकर के बनाया गंगा को। राइट। अब गंगा पहले तो एक छोटी सी, अलकनंदा और भागीरथी दो रूप में छोटी छोटी धाराओं के रूप में बहती हैं। फिर हरिद्वार में पहले ये पहाड़ों से निकलती है शुरू शुरू में, हरिद्वार में आकर के मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। ठीक है। अब यहां से इस नदी में आप देखेंगे कि गंगा से एक तरफ यमुना मिल रही है, एक तरफ शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारी नदियां मिलकर के गंगा को बहुत बड़ी बना देती हैं। इसका क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है और इसी वजह से गंगा में मैदानी भाग में आप देखेंगे ये बाढ़ आता है। ये बाढ़ केवल नेगेटिव सेंस में नहीं है, केवल नुकसान करे ऐसी बात नहीं है, ये फायदा भी करती है। नुकसान तो करती है, फायदा भी करती है। आपकी मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। कहते हैं कि आपकी मिट्टी जितने में एक हाथी बैठता है उतने में आप 1000 लोगों का खाना आराम से पैदावार को पूरा कर लेंगे। ठीक है। तो ये इतनी उपजाऊ क्यों है? गंगा नदी के वजह से। अब गंगा नदी नुकसानदेह भी है। तो गंगा नदी, ये आपकी गंगा नदी है। इसकी सहायक नदी के बारे में पूछा जाता है क्रम से। जैसे एक तो इसका लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हो गया और एक राइट ट्रिब्यूटरी, यानी दाहिनी ओर की सहायक नदी और बाईं ओर की सहायक नदी। तो आपको यह ध्यान रखना है कि इसी के साथ में गंगा के यमुनोत्री से ही एक दूसरी नदी चलती है और इसके समानांतर बहती रहती है और ये इलाहाबाद यानी प्रयागराज में आकर के इससे मिल जाती है और इसे हम किस नाम से जानते हैं? यमुना नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है। यमुना इसकी सहायक नदी है। तो यमुना इससे दाहिने हाथ पे मिल रही है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि दाहिने हाथ पे गंगा की सहायक नदी कौन सी है? यमुना। यमुना के बाद सोन नदी के बारे में अभी हमने बात किया था। सोन यहीं से आपकी निकलती है, अमरकंटक से। ठीक है। सोन नदी से मिलती है और इसके अलावा बेतवा नदी मिलती है। यमुना की सहायक, इसके बाद यमुना और सोन, ये दाएं लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, मतलब सॉरी राइट ट्रिब्यूटरी है, यानी दाहिने हाथ पे गंगा से जाकर के मिलती है यमुना और सोन। अब आपको दिख रहा होगा यहां पे और भी नदियां, चंबल दिख रहा है, बेतवा दिख रहा है और चंबल, बेतवा, सोन। सोन तो मैंने आपको बता दिया। चंबल और बेतवा ये दोनों यमुना की सहायक नदी हैं, तो ये डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलती, ये पहले यमुना में मिलेंगी तब जाकर के गंगा में मिलेंगी। राइट। तो ये आपको याद रखना है। दूसरी इसकी उत्तर की यानी बाएं हाथ की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? लेफ्ट और राइट को समझिए, ये इसी तरफ जा रही है, मैं भी इसी तरफ खड़ा हूं, तो मेरा जो ये हाथ है वो लेफ्ट हो गया, ये हाथ है वो राइट है। ठीक है। तो ऊपर की जो नदी है जो उत्तर से आके मिलती है उसको हम बोलेंगे लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, यानी बाएं ओर से मिलने वाली, आकर बाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदी। तो बाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदी एक तो आपकी शारदा है। शारदा भी डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलती है, शारदा पहले घाघरा से मिलती है, घाघरा मिलती है। घाघरा और शारदा ये दोनों नेपाल से आती हुई नदी है। ठीक है। ये दोनों नदी घाघरा, शारदा
घाघरा मिलती है और घाघरा फिर आकर के मिलती है उत्तर प्रदेश में गंगा से, ठीक है। दूसरी गंडक नेपाल से निकलती है और फिर आकर के मिलती है गंगा से, और तीसरी कोसी नदी है और ये फिर आकर के मिलती है आपसे गंगा में। ये इसकी सहायक नदियां हैं, उत्तरी सहायक नदी, दक्षिणी सहायक नदी या राइट ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, ठीक है, याद रखना। जो भी कंफ्यूजन होगा आप कमेंट में करेंगे, मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो आपका ये हो गया गंगा। अब गंगा इन नदियों को लेकर के चलती है और यमुना को मिला करके फिर ये जाकर के बहती है बांग्लादेश में, ठीक है। बांग्लादेश में भाई एक तरफ यमुना मिली, एक तरफ गंगा मिली, तो इन दोनों का संयुक्त नाम पता क्या है? कोई बताओ? मेघना, ठीक है। इसको बांग्लादेश में कहते हैं मेघना, राइट। कुल गंगा की लंबाई कितनी हो गई? 2500 किलोमीटर। ये भारत की सबसे बड़ी, सबसे लंबी नदी है, 25 किलोमीटर की, 2500 किलोमीटर की, सॉरी, ठीक है ना। मेघना हो गई और बांग्लादेश में फिर इससे आकर के ब्रह्मपुत्र भी मिल जाती है और इस तरीके से बांग्लादेश में एक बड़े डेल्टा का निर्माण होता है और इसी के पानी और इसके समुद्र के पानी के मिलने से एक जगह है, उसको बोलते हैं सुंदरवन। सुंदरवन, इसके बारे में आपने सुना होगा। सुंदरवन एक बहुत ही जैविक रूप से धनी जगह है, जैव विविधता रूप से बहुत कई वहां जैव विविधता बहुत ज्यादा है वहां पर, ठीक है। और जिसकी वजह से सुंदरवन कहा जाता है, उससे एक पेड़ का नाम है, उसका नाम है सुंदरी वृक्ष। सुंदरी की वजह से इसे सुंदर वन कहा जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया पूरी बात गंगा के बारे में। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण नदी तंत्र है, वो है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो आप ये जगह देख रहे हैं, ये मानसरोवर झील है, यहीं से आपको सिंधु नदी निकलती हुई दिखी है, यहीं से आपको 5 सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी निकलती हुई दिखी है और यहीं से आपको ब्रह्मपुत्र भी निकलती दिखी जाएगी। लेकिन ब्रह्मपुत्र ज्यादातर अपना हिस्सा चाइना से होकर के पूरी करती है, ठीक है। ये भी काफी लंबी नदी है। अब ये पहली बात तो निकलती है मानसरोवर झील से, ये याद रहेगा आपको। दूसरी बात, तिब्बत में इसको कहते हैं सांगपो, सांगपो नदी, ठीक है, ये याद रहेगा आपको। अब ये इस एरिया जब चलती है तो ये एरिया क्या है तिब्बत का? ये एक तो शुष्क है और ये चट्टानी है, तो यहां पर इसके अंदर सिल्ट कम होता है, सिल्ट यानी गाद, मतलब कचरा कम होता है, तो ये पानी बहुत ही साफ है, स्वच्छ है। और सांगपो का मतलब होता है जीवनदायी, या नहीं, इसको बोलते हैं शायद दवा के रूप में, ऐसा कुछ होता है सांगपो का मतलब, कुछ मतलब होता है इसका, ठीक है। तो सांगपो यहां पर, ये इसका कहने का मतलब ये कि ये नदी बहुत ही साफ और स्वच्छ है। फिर ये अरुणाचल प्रदेश में एक गार्ज से भारत में प्रवेश करती है, गड्ढा है, ठीक है, वहां से ये पूरा यूटर्न बना करके इंडिया में प्रवेश करती है। और यहां पर 2 नदी है, दिहांग और दिहांग है और एक और नदी है दिबांग। हाँ, दिबांग, क्योंकि एक आपके कोई एंकर है उसका भी नाम दिबांग है, तो मैंने कहा कि दोनों का कितना कॉमन नाम है, ठीक है। तो दिहांग और दिबांग 2 नदी है, इन दोनों को ही मिलाकर के हम भारत में बोलते हैं क्या? ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। इसके अलावा भी यहां पर इसकी और एक सहायक नदी है, वो है लोहित, ठीक है। अब एक और सहायक नदी है जिसके बारे में आपको यहां पे नहीं मिलता और वो कहीं पे नहीं मिलेगा, उसको कहते हैं केनुला, केनुला। और इसी को यूपीएससी ने पूछा हुआ था, ये ज्यादा दिन की बात नहीं है, शायद 15, 16, 17 इसी 3 में से किसी की बात है। केनुला पूछा हुआ था कि सहायक
मतलब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में नाम दिया होता कौन सी सहायक नदी नहीं है, तो उसमें ज्यादातर लोगों ने केनुला का ऑप्शन ले लिया था। ठीक है, क्योंकि ये केनुला आप किसी भी बड़े से बड़े बुक में पढ़ लीजिए, आपको नहीं मिलेगा, ये केवल एनसीईआरटी मिलेगा। अब एक उसने ऐसा पूछ लिया जो आपको कहीं नहीं मिला और फिर आपने आंसर जान लिया, अब आप क्या करेंगे? ऐसी ऐसी छोटी छोटी नदियां ढूंढेंगे, महानदी की भी पढ़ लेंगे आप, गंगा की पढ़ लेंगे आप, सिंधु नदी की पढ़ लेंगे, छोटी छोटी नदियां जो यूपीएससी कभी नहीं पूछ रही है। तो उसको फॉलो करने के बजाय आप ये सोचें कि उसने ये सवाल क्यों पूछा है या कहां से पूछा है। तो जहां से पूछा है हम उसमें देखते हैं कि और स्पेसिफिक क्या है, राइट। तो ये उसका स्पेसिफिकेशन हो गया। केनुला एक और नदी है, केनुला मैं यहां पर लिख भी देता हूं, के नूला आप भी लिख लीजिए। तो ब्रह्मपुत्र के 3 सहायक नदी हो गई, दिबांग, दिहांग, लोहित और 4 हो गई, दिबांग, दिहांग, लोहित और केनुला। ठीक है, अब ये नदी जब आपके इंडिया में आती है तो इससे फिर नदी आके मिल गई, दिहांग, दिबांग, लोहित और केनुला। अब ये नदी इंडिया में प्रवेश करके भारी मात्रा में जल ले आती है और साथ में ये एरिया क्या है, हिमाचल है, हिमालय का पार्ट है। और हिमालय का पार्ट होने के बाद से हम ये जानते हैं कि ये अवसादी चट्टाने हैं, ठीक है ना, अवसादी चट्टाने। अब ये नदी इनको आसानी से क्या करती है, काटती है, तोड़ती है, फोड़ती है। तो इस ब्रह्मपुत्र में बहुत ज्यादा सिल्ट आ जाता है, यानी गाद आ जाता है। तो ये इस पूरे क्षेत्र में क्या करती है, बड़े बड़े द्वीप बना देती है। जैसे हमने गोखुर झील देखा था, तो गोखुर झील उसमें एक गाद इकट्ठा हो गया और वहां से नदी ने अपना रास्ता बदल दिया। अब वो गाद को धीरे धीरे काट भी देगी। लेकिन यहां पर जब आप द्वीप देखेंगे तो ये गाद बहुत बड़ी मात्रा में होता है, बड़े क्षेत्र में इकट्ठा हो जाता है, तो उसको हम नदी द्वीप बोल देते हैं। हमने आपको बताया था माजुली द्वीप, ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। मतलब इतना बड़ा द्वीप, इतनी बड़ी एक जगह गाद इकट्ठी हो गई कि हमने उसे द्वीप बोल दिया, माजुली द्वीप। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ओके, खत्म नहीं हुआ है, अभी है, कुछ है अभी। ठीक है, बैठा रहे चुपचाप, ब्रह्मपुत्र खत्म कर लेते हैं फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये नदी बहुत बड़े क्षेत्र पे गाद बनाती है और बड़े द्वीप, मैंने बात की नदी द्वीप, वो क्या है, माजुली नदी द्वीप, वो इसी पे स्थित है। अब इसके बाद ये जब बांग्लादेश में जाती है तो बांग्लादेश में फिर इसको कहते हैं जमुना। क्या नाम कहते हैं, जमुना। और यही जमुना और मेघना, मेघना याद है क्या क्या था, गंगा और यमुना मिल करके बांग्लादेश में मेघना कहलाती हैं। और फिर जमुना, यानी बांग्लादेश में गंगा नहीं है, बांग्लादेश में मेघना है, राइट। जमुना और मेघना मिलकर के फिर एक बड़ा नदी तंत्र और बड़ा सा डेल्टा बनाते हैं। ठीक है, और इस क्षेत्र में इस तरीके से साफ पानी बहुत बड़ी मात्रा में फैल जाता है। साफ पानी साथ में समुद्र का पानी एक जगह मिल रहा होता है, इसी वजह से यहां पर सुंदर वन का निर्माण हुआ है। सुंदरी वृक्ष के बारे में मैंने अभी बताया था, वो सुंदरी वृक्ष क्या है, क्यों जन्मा है, क्यों पनपा, क्योंकि उसके लिए ऐसी जगह चाहिए जहां पे खारा और साफ पानी दोनों आकर के मिले। ठीक है।